नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। और बताएं क्या हाल चाल सबका। आई होप सब बढ़िया हो, सुरक्षित हो, स्वस्थ हो और अपने मंजिल की ओर हर दिन आगे बढ़ रहे होंगे। तो मैं आर के सिंह आप सभी को स्वागत करता हूं फिजिक्स मंथन पे। आज का वीडियो स्टार्ट किया जाए। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। वेक्टर को खत्म करेंगे हम लोग पहले, उसके बाद कैलकुलस पढ़ेंगे। तो देखिए यहाँ से फिजिक्स का, देखिए ये वो कोर है जहां से आपका फिजिक्स का थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, वेक्टर मतलब समझिए कि हर चैप्टर में वेक्टर यूज होने वाला है। अगर आपको वेक्टर को अच्छे से अगर सीखते हैं तभी आप पूरा फिजिक्स को सीख पाइएगा, क्योंकि जैसे ही काइनेमेटिक्स में आप एंट्री लेते हैं आपका पूरा के पूरा वेक्टर काम आना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, हर चैप्टर में आपका वेक्टर काम आने वाला है, इस बात को ध्यान रखना है, इसको इम्पोर्टेंस देना है, इसको भाव देकर एकदम चलना है जबरदस्त तरीका से। तो पहला हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एंड कैलकुलस। वेक्टर एंड कैलकुलस पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर एंड स्केलर के बारे में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर एंड यूनिट वेक्टर पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात बताना है सबसे पहले। वेक्टर याद करिए, यूनिट एंड डायमेंशन जब हम आपको पढ़ाए थे तो वहां पर क्या पढ़ाए थे कि फिजिकल क्वांटिटी आपको पढ़ाए थे। याद करिए क्या पढ़ाए थे, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको बताए थे। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी पीक्यू से डिनोट होता था, याद करें पीक्यू से डिनोट होता था। क्या होता था फिजिकल क्वांटिटी? वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके किसी इंस्ट्रूमेंट से, फिजिकल इंस्ट्रूमेंट से, उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। क्या बात समझ में आया? क्या यही बोलते थे फिजिकल क्वांटिटी वैसा क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सके किससे? या तो इंस्ट्रूमेंट से, या तो याद रखना इंस्ट्रूमेंट से, या तो किसी वैसा क्वांटिटी जिसको फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब करने में यूज हो, उसको हम लोग क्या बोलते थे? फिजिकल क्वांटिटी। अच्छा, फिजिकल क्वांटिटी का टाइप्स में बताए थे वहां पर, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, यही दो बताए थे। लेकिन याद रखिएगा वहां पर जो फिजिकल क्वांटिटी था वो डिपेंडेंसी के आधार पर था। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी तोड़ रहे हैं वो डायरेक्शन के आधार पर है। यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी का जो ये डिवाइड किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, ये क्या होता है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन? देखिए पीछे जो हम यूनिट एंड डायमेंशन में हम लोग पढ़े हैं उसमें क्या हुआ था आप सोच कर देखिए। वहां पर कोई एक क्वांटिटी दूसरे पर डिपेंड करता था उसके आधार पर। जैसे डिराइव फिजिकल क्वांटिटी फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, पूरा फंडामेंटल पर डिपेंड करता है, फंडामेंटल से ही ऑब्टेंड होता है, फॉर्म होता है। यहाँ पर अलग तरीके का है फिजिकल क्वांटिटी का टाइप सी वेक्टर, लेकिन यहाँ अलग है। जैसे हुआ क्या आप सोच के देखिए कि आपको सिंपल सा एक लॉजिक से पहले समझाते हैं कि हुआ क्या, क्यों इस तरीके का चीजों पर ध्यान दिया गया। जैसे मान लीजिए कि एक कोई इंसान है, मान लेते हैं ये रोहन नाम है इसका, भैया रोहन नाम है, या कोई भी नाम ले लो अपने हिसाब से, जो भी नाम करे वो नाम ले लो, ठीक है। मान लेते हैं क्या है, रोहन है। अच्छा, रोहन को बोला गया कि भैया पहला बार में 10 मीटर चलो और उसके बाद 8 मीटर चलो। दो लेंथ बोला गया, पहले बोला कितना 10 मीटर, दूसरा बार कितना 8 मीटर बोला गया। क्लियर है? ध्यान से समझिएगा क्यों इस तरीके डायरेक्शन के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को तोड़ा गया, क्यों तोड़ा गया। जैसे हुआ क्या कि जैसे मान लीजिए ये रोहन को बोला गया कि 10 मीटर चलो पहले, फिर 8 मीटर चलो। तो रोहन क्या किया, 10 मीटर चला, उसके बाद कितना मीटर चला 8 मीटर, पहले कितना 10 मीटर, फिर कितना 8 मीटर चला। बोला वाले बढ़िया है। एक पहला रास्ता ऐसा अपनाया, दूसरा रास्ता क्या किया, 10 मीटर चला इधर रोहन और फिर 8 मीटर इधर चला, इधर नहीं गया 8 मीटर उल्टा आ गया। अब एक बार सोच के देखिए इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। इसमें 10 मीटर चला, 10 मीटर, 8 मीटर का डायरेक्शन भी इधर था। अब 8 मीटर जैसे ही ये उल्टा डायरेक्शन में चला, पूरा कहानी पलट गया। मतलब ध्यान से समझिए डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस। यहाँ पर क्या चेंज हुआ, सोचिए यहां से यहां तक की दूरी कितना है 18 मीटर। मतलब बोला कि कहाँ था यहाँ, कहाँ चला गया यहाँ, तो कितना दूरी चला गया रियल में 18 मीटर चला गया। अच्छा, यहाँ कहाँ था, यहाँ चला कहाँ है, यहाँ कितना चला 2 मीटर चला। सर ऐसे कैसे हुआ, 10 मीटर 8 मीटर ये भी चला, ऐसे कैसे हुआ?
तो लोगों ने बोला कहीं कहीं पे ऐसा क्वांटिटी है जो डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, डायरेक्शन के अनुसार काम करता है, डायरेक्शन का खेला बहुत अलग तरीका से है। अच्छा, यही चीज को हम ऐसे बोलते हैं कि भैया 10 मीटर इधर गया और 8 मीटर इधर गया। अब और गड़बड़ भैया, स्टार्ट फाइनल यहाँ था, इनिशियल यहाँ था, दूरी कितना चला, पाइथागोरस से 10 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, यहाँ और कहानी बदल गया। मतलब खेल किसका है, देखिए 10 मीटर 8 मीटर ही चल रहा, खेल किसका है, डायरेक्शन के कारण। मतलब डायरेक्शन हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है। यहां से फिर वो लोगों ने बोला नहीं भाई, डायरेक्शन का कहानी इसीलिए फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में और डिवाइड करना होगा। एक डायरेक्शन को डायरेक्शन के अनुसार, कहने का मतलब जिसमें डायरेक्शन यूज हो, और एक बिना डायरेक्शन वाला। जैसे मास, मास में क्या हम डायरेक्शन को ले सकते हैं क्या, 4 kg है, कहीं भी रहे कोई मतलब नहीं, लेकिन लेंथ जैसा चीज में ले सकते हैं। तो इस तरीका का बेसिस, इस तरह का बेसिस पर हम लोग क्या किए, इसको तोड़े, इसको तोड़कर हम लोग डिवाइड किए दो तरीका से। इसको हटा रहे हैं भाई, ध्यान से देखना, ये वाला हटा रहे हैं, बस समझाने के लिए किए थे कि डायरेक्शन के बेसिस पे क्यों तोड़ा गया, तोड़ने के पीछे क्या कारण था। तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लिए हैं मेरे भाई, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेके हम आपको समझाए हैं कि क्या था। ऐसे तो बहुत बड़ा बड़ा एग्जाम्पल आया होगा, तभी तो इस तरीका से तोड़ा गया। तो यहाँ पर दो पार्ट में तोड़ा गया। तो इसको एक बोला गया वेक्टर क्वांटिटी, एक बोला गया क्या, वेक्टर क्वांटिटी, एक बोला गया वेक्टर क्वांटिटी एंड दूसरा बोला गया स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, ये दोनों को पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, इसी चीज के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी। पहले बात समझ में आया, ये सोच कहाँ से आया भाई, हम एक सिचुएशन आपको दी, वैसे बहुत सारा सिचुएशन आया होगा, वेलोसिटी में आया होगा ऐसा सिचुएशन, हो सकता है फोर्स में आया होगा ऐसा सिचुएशन, आप ही सोच कर देखिए। चलो एक और एग्जांपल हम आपको कराते हैं। जैसे मान लीजिए 10 kg का ब्लॉक है, या मान लीजिए कुछ भी है ऐसे ही, एक फोर्स लगा 10 न्यूटन का ऐसे, और एक फोर्स लगा इधर 10 न्यूटन का इधर। अच्छा, 10th पास वालों को फोर्स थोड़ा बहुत तो नॉलेज होता ही है, बल, हिंदी में इसको बल कहते हैं, ऐसे फोर्स होता है 10 न्यूटन का। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे 10 न्यूटन 10 kg का, यहाँ पर फोर्स हुआ 10 न्यूटन, F1 F2 है, और यहाँ पर भी F1 और F2 10 न्यूटन का लगा। अब एक बात बताइए, इस पे अगर आप देखेंगे तो नेट फोर्स आपको जीरो दिखाई देगा। क्यों सर, ऐसे एक लगा एक इधर से लगा, टोटल मिला के कितना हो गया, जीरो। भैया जितना इधर से लग रहा था उतना, यहाँ पर कितना लगा, यहाँ पर नेट फोर्स कितना लगा, 20 न्यूटन का लगा। सर ये ऐसे कैसे, दोनों पर तो 10-10 लग रहा था, ऊपर वाला पे भी 10-10, नीचे वाला पर भी 10-10, पर चेंज क्या है, डायरेक्शन, यानी फोर्स के लिए डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए इसको अलग क्वांटिटी बांटा गया। ऐसे क्वांटिटी को पहचाना गया कि किसमें किसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंस है और किसमें बिना डायरेक्शन के डिफाइन है। अच्छा, ऐसा क्वांटिटी जो डायरेक्शन से ही कंप्लीट डिफाइन होता है और एक बिना डायरेक्शन का डिफाइन होता है। तो इसीलिए ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन तोड़ा गया फिजिकल क्वांटिटी को, एक वेक्टर क्वांटिटी और दूसरा स्केलर क्वांटिटी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहला स्केलर क्वांटिटी, पहला हेडिंग डालें स्केलर क्वांटिटी। क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है भैया, बोले स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, सोच के बोले, सोच के बोले। अगर आप, हालांकि ये पढ़ा हुआ रहता है 10th वाले बच्चों को, पर कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पढ़ेंगे। अच्छा, हर चीज लिखना है, आपको आए चाहे नहीं आए, क्योंकि ये फिजिक्स में यूज होता है। तो हम बार बार बोलते हैं कि कॉपी में एक जगह होना चाहिए, ताकि बाद में जब हम रिवीजन करें तो कहीं और से ढूंढने का जरूरत ना पड़े, हमारा कॉपी में मिल जाए। क्लियर? तो स्केलर क्वांटिटी क्या कहलाता है, चलो लिखते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी, पीक्यू का मतलब जानते होंगे, फिजिकल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच आर डिफाइन, कंप्लीटली डिफाइन, थोड़ा और अच्छा लिख देते हैं, विच आर कंप्लीटली डिफाइन, कंप्लीटली डिफाइंड बाय only magnitude, only magnitude, not necessary direction,
नोट नेसेसरी डायरेक्शन, नोट नेसेसरी डायरेक्शन, डायरेक्शन का कोई जरूरत ना हो, वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत हो, डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके, अच्छा कोई भी क्वांटिटी हो उसके पास दो चीज हो सकता है, या तो डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड। मतलब याद करें मैग्नीट्यूड क्या होता है। अच्छा मैग्नीट्यूड मतलब डिफाइन कर देते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू और इनटू यूनिट, इनटू क्या होता है यूनिट। ये हम कहाँ डिफाइन किए हैं, याद करें, याद करें, यूनिट एंड डायमेंशन में। तो वैसा फिजिकल क्वांटिटी जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत हो, या फिर जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, ओनली मैग्नीट्यूड हो, वैसे क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, दिस क्वांटिटी आर नोन एज, आर नोन एज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। जो ऐसे क्वांटिटी को क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा एग्जांपल के लिए हम आप ध्यान से देखिएगा, क्या मास, मास एग्जांपल के लिए मास हो गया, लेंथ हो गया, या फिर यू बोले डिस्टेंस हो गया, डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया। ये सब को डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन का जरूरत नहीं होता है, डायरेक्शन का जरूरत ही नहीं होता है। यहाँ पर जब भी डिफाइन करें डेंसिटी, कभी डेंसिटी बताए होंगे कि डायरेक्शन में नहीं। अच्छा आप मान लीजिए मास को कैसे बोल रहे हैं, जैसे आप गए किसी दुकान में, बोला भैया 4 केजी चावल दे दो, क्या दे दो, 4 केजी चावल दे दो, क्या आप ऐसे बोलते हैं। अच्छा इसमें क्या है मेन, ये है 4 केजी, ये क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट, यानी इसको क्या कहते हैं मैग्नीट्यूड। क्या सिर्फ हम मास को मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। देखो सिर्फ हमको इसमें क्या बोलना पड़ेगा, 4 केजी चावल दे दो। क्या ऐसे बोलोगे 4 केजी चावल दे दो ईस्ट में, 4 केजी चावल दे दो वेस्ट में, ऐसा नहीं हम लोग बोलते हैं। इसीलिए वैसा क्वांटिटी को चुन चुन कर देखा गया किसमें सिर्फ जिसको डिफाइन करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का जरूरत हो रहा, वैसे क्वांटिटी को साइड करके बोल दिया गया इसको स्केलर क्वांटिटी। अच्छा जिसमें देखा गया कि मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन भी जरूरत हो, और साथ साथ ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, सर ये क्या है हम समझाएंगे बाद में। तो ये तीन चीज जहां पर हो वहां पर बोल दिया गया वेक्टर क्वांटिटी। तो अब उस पे आ रहे हैं, पहले बोलो स्केलर समझ में आया, स्केलर समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ऐसे ही हम लोग क्या पढ़ेंगे वेक्टर क्वांटिटी। चलो आकर देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। भैया अगला है वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। चलो देखते हैं वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। तो वैसा क्वांटिटी यहां पर लिख लें, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज which having जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड हो, एज वेल एज डायरेक्शन हो, एज वेल एज डायरेक्शन हो, दोनों हो, क्या हो मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो, एंड इट ओबे लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन, या इट फॉलो लॉ ऑफ एडिशन, ये तीनों होना चाहिए। देन बोला जाए these quantities known as वेक्टर क्वांटिटी। इसको क्या कहते हैं भैया, वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। वैसा क्वांटिटी जिसके पास क्या क्या हो, सॉरी जिसके पास क्या हो मैग्नीट्यूड हो, और साथ ही साथ डायरेक्शन तो हो ही, उसके अलावा ये फॉलो किसको करना चाहिए, लॉ ऑफ एडिशन। लॉ ऑफ एडिशन क्या, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, पॉलीगॉन लॉ ऑफ एडिशन। सर ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या नया नया नाम है, आएगा समझ में आएगा। लॉ ऑफ एडिशन बाद में हम लोग पढ़ने वाले इसी चैप्टर में। बस ये तीनों को जो फॉलो करता हो उसको वेक्टर कहते हैं। अभी के लिए रट लो, अरे कोई बात नहीं, अभी के लिए हम लोग रट लेंगे।
वेक्टर किसको कहते हैं? जिसके पास मैग्नीट्यूड है, जिसके पास डायरेक्शन है और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वेक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं, ये मान क्या लेते हैं, होता है डिस्प्लेसमेंट। भैया डायरेक्शन जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन जरूरी होता है। सर ये कैसे पता चलेगा? हम चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, वहां से समझ में आने लगेगा क्यों डायरेक्शन का जरूरत होता है। और क्या हो गया? वेलोसिटी। और क्या हो गया? वेलोसिटी के बाद और क्या हो गया? फोर्स। और क्या हो गया? मोमेंटम। और क्या हो गया? मोमेंटम। हालांकि आप लोग एन एक्सेट्रा बहुत सारा चीज होता है ऐसा। अच्छा, ऐसा क्वांटिटी चुन चुन कर देखा गया कि किसमें डायरेक्शन भी जरूरी है, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के साथ ही डिफाइन हो सकता है, और साथ ही साथ लॉ ऑफ एडिशन भी फॉलो होना चाहिए, या फिर कहीं बुक में लिखा हुआ मिलेगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। तो दोनों बात बराबर है, बाद में समझ में आएगा। लॉ ऑफ एडिशन का एक पार्ट है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर? तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, मोमेंटम एक्सेट्रा। इस तरह का क्वांटिटी जो होता है हमारा कैसा क्वांटिटी हो गया? वेक्टर क्वांटिटी। सिंपल सा लॉजिक से क्लियर, जिसके पास डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। क्लियर? अच्छा, एक चीज और डिफाइन किया गया, कई चीजों में ये लड़ाई चलते रहता है, आजकल टीचर में भी ऐसा लड़ाई चलते रहता है, टेंसर क्वांटिटी में। हालांकि चलना नहीं चाहिए भाई, हालांकि ये अपना सिलेबस से बाहर है, पर फिर भी बच्चे लोग को कंफ्यूज करते रहता है क्या ये टेंसर क्वांटिटी या क्या है, दिस है दैट है, बहुत सारा चीज पर बता देते हैं। ना भी पढ़ोगे तो भी काम चलेगा, अप टू जेईई एडवांस तक के। ये इंजीनियरिंग लेवल पे जाके ये सीखा जाता है, इसके बिलो नहीं सीखा जाता है, इसलिए बिल्कुल टेंशन ना लें। आता है तो भी ठीक है, नहीं आता है तो भी ठीक है। आपको हम बिल्कुल एक लाइन में हम समझाते हैं क्या होता है टेंसर क्वांटिटी। यहाँ पर बोला गया कि दिस क्वांटिटी, यहाँ पर समझने का कोशिश करें, दिस क्वांटिटी which are completely not defined by magnitude and direction, then this quantity is known as a scalar quantity, sorry, tensor quantity, known as tensor quantity, known as tensor quantities, known as tensor quantity। सिंपल सा लॉजिक से समझ लो, क्लियर हो जाएगा। देखो ध्यान से, सिंपल सा बोला गया वैसा क्वांटिटी जिसको हम कंप्लीटली डिफाइन नहीं करें, किससे? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, फिर भी उसको कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर सकते, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होते हुए भी, तब उसको कहेंगे टेंसर क्वांटिटी। जैसे हम मान लिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और लॉ ऑफ एडिशन है, तब ये इस तरह का क्वांटिटी को हम क्या कहेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, एक अलग तरह का क्वांटिटी है टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी अलग तरह का नहीं है, यही आपको अभी हम थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाह रहे हैं और क्या नहीं कहना चाह रहे हैं। बस आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। क्या बोला? वैसा क्वांटिटी जिसको डिफाइन नहीं किया जा सके, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी उसको कंप्लीट डिफाइन नहीं कर सकते, कंप्लीट डिफाइन नहीं कर सकते, उस तरह के क्वांटिटी को क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे होता क्या है हम आपको बताते हैं, वेक्टर को भी हम टेंसर क्वांटिटी कहते हैं, स्केलर को भी हम टेंसर क्वांटिटी कह सकते हैं। आप जब इंजीनियरिंग में जाइएगा तो वहां पढ़िएगा रैंक, रैंक करके एक आता है, नाम सुने होंगे रैंक, अगर नहीं सुने होंगे क्योंकि इंजीनियरिंग नहीं किए होंगे तो आप कहाँ से सुनेंगे, अभी तो पढ़ ही रहे हैं भाई। जो अब आपके सीनियर होंगे, जो आपके बड़े भाई होंगे, वो अगर इंजीनियरिंग कर रहे होंगे तो उनसे पूछिएगा, रैंक वहां पर आता है। अगर रैंक 0 है तो स्केलर को टेंसर ऐसे बोला जाएगा, जो स्केलर क्वांटिटी होगा। ध्यान से देखिए, जैसे स्केलर है तो ये स्केलर भी है, टेंसर, टेंसर ही है, लेकिन ये किस रैंक का है? ऑफ रैंक 0। जिसका रैंक 0 होगा उसको सारे स्केलर को हम क्या कहेंगे? टेंसर कहेंगे। अच्छा, या तो स्केलर कहो या तो बोलो ऐसे, टेंसर ऑफ रैंक 0, टेंसर ऑफ रैंक 0, 0 रैंक वाला
जो टेंसर होता है उसी को क्या कहते हैं, स्केलर कहते हैं। अच्छा चलो इसको बताना स्टार्ट करें, थोड़ा बता ही देते हैं अच्छा से। अच्छा वेक्टर में क्या होता है, तो ये होता है टेंसर ऑफ रैंक वन, ऑफ रैंक वन। जितने भी वेक्टर क्वांटिटी है या तो उसको बोलो वेक्टर क्वांटिटी, अगर टेंसर बोलना है तो टेंसर ऑफ रैंक वन, टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक वन ऐसे बोलना पड़ेगा, टेंसर क्वांटिटी ऑफ रैंक वन। अरे बात समझ में आया क्या, क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा जो डिफाइन यहां पर आपको क्या क्यों ये वाला निकाला गया, जैसे हम एक चीज बता रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, टेंसर क्वांटिटी पर और चर्चा कर रहे हैं। टेंसर क्वांटिटीज, टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है। अच्छा जैसे इसमें क्या होता है, जैसे देखिए मान लेते हैं हमारे पास ये 10 एम्पियर है, इधर गया, इधर से आया 5 एम्पियर, तो इधर से कितना गया 15 एम्पियर। सारा कहानी करंट से है कि सर करंट के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, करंट के पास अगर देखा जाए करंट के पास क्या क्या है बोला, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड भी है। अच्छा साथ ही साथ इसके पास और क्या है, डायरेक्शन भी है। अच्छा हाँ ये ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को ये फॉलो नहीं करता है, तो ये इसीलिए ये इसको क्या बोला गया, लोगों ने बोल दिया ये टेंसर क्वांटिटी है। अरे भैया ये टेंसर क्वांटिटी बताओ, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से ही क्या करंट हमारा डिफाइन हो जाता है। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से क्या डिफाइन होता है, पर डेफिनेशन हम क्या लिखा है कि डिफाइन ये दोनों के होते हुए भी कंप्लीट डिफाइन ना कर पाए उसको कहते हैं टेंसर। पर कई बुकों में इसको भी लिखा गया है टेंसर, करंट को भी। देखिए करंट डिफाइन नहीं हो रहा, डायरेक्शन है इधर, इधर आ रहा है, इधर कितना हो गया 15 एम्पियर। अच्छा यहाँ पर ऐसे भी होता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, तो ये अगर 10 एम्पियर है, ये अगर 5 एम्पियर है, तो इधर कितना आ जाता है 15 एम्पियर आ जाता है, ऐसे आता है 10 5 15। यहाँ पर एडिशन उडिशन सिंपल फॉलो होता है, सिंपल। तो भैया डायरेक्शन वाला भी कहानी जो आया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों से कंप्लीट डिफाइन हो जा रहा है करंट, तो इसको टेंसर होने का क्या मतलब, कुछ नहीं। तो याद रखेंगे यहाँ पर एक बार हम लिख देते हैं, करंट जो होता है वो होता है कैसा, स्केलर। अगर आपको टेंसर बोलना है तो टेंसर यहां पर बोलना पड़ेगा ऑफ रैंक जीरो, ऑफ रैंक जीरो, तब जाके यहाँ पर आप टेंसर बोल सकते हैं, अदरवाइज नहीं बोल सकते। यहाँ पे डैश लगा दे तो ज्यादा अच्छा होगा। टेंसर ऑफ रैंक जीरो, जीरो रैंक रहेगा उसी को करंट, नहीं तो करंट स्केलर है, क्योंकि कंप्लीट डिफाइन हो जाता है भाई मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। टेंसर का डेफिनेशन क्या लिखवाएं, देखिए, these quantity which are completely not defined by magnitude and direction, then this quantity known as the tensor quantity। ये होता है टेंसर का मतलब कोई अलग नहीं है, वो वेक्टर भी हो सकता है, स्केलर भी हो सकता है, ये रैंक पर डिपेंड करता है। अच्छा सर ये रैंक क्या, ये अपने सिलेबस से बाहर है, हम तो थोड़ा सा आइडिया दिए, आप टेंसर के बारे में नहीं भी जाने कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे तो डायरेक्ट रट लें। जैसे यहाँ पर हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाद में आप पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक आता है, और या एंड यहाँ पर स्ट्रेस पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेस। ये दोनों के दोनों कैसा क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। ये कैसा क्वांटिटी होता है, टेंसर क्वांटिटी होता है। सर ये कैसे हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होने के बाद भी कंप्लीट डिफाइन नहीं होता है, वैसा ही स्ट्रेस के पास भी कुछ और इसके अंदर से आ जाता है, कुछ और इसमें इफेक्ट नजर आता है, आप जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। अभी के लिए रट लें, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, टेंसर बिल्कुल नहीं है। हाँ टेंसर बोलना है तो रैंक जीरो लिख सकते हैं, आप चाहें तो मैक्सिमम किताब में टेंसर भी है, कोई दिक्कत नहीं, आप टेंसर ही पढ़िए। हम तो थोड़ा सा डिटेल जाके अंदर जाके थोड़ा सा पढ़ा दिए, और कई टीचर का इसमें बहस देखे होंगे, आपको बहस देके घबराने की जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बिंदास होकर टेंसर है तो टेंसर मानिए, और ये एग्जाम में आने वाला नहीं है। आप इंजीनियरिंग जब जाइएगा तो वहां से सीख लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। ओके, तो सिंपल सा डिफाइन कैसे हुआ टेंसर। ये तीसरा टाइप का क्वांटिटी नहीं है, ये जो है ये बस डिफाइन किया गया कि वैसे क्वांटिटी को छाट लिया गया जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होते हुए भी उस क्वांटिटी को डिफाइन नहीं किया गया कंप्लीटली। और अच्छा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को भी फॉलो नहीं करेगा,
तो भैया वो उस तरह के क्वांटिटी को छाट कर अलग कर लिया। जैसे कई चीजों में स्केलर किसको बोला गया, जिसमें मैग्नीट्यूड से ही हमारा कंप्लीट डिफाइन हो गया। वेक्टर किसको बोला गया, जो ट्रायंगल ऑफ एडिशन को भी फॉलो करे, वेक्टर को ये मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो, तब जाके उसको वेक्टर बोला गया। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है, इसमें है कि डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी कंप्लीट डिफाइन नहीं हो रहा है, ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, टेंसर। हालांकि टेंसर हम बताएं, स्केलर को भी टेंसर कहेंगे। कब कहेंगे, देखो ध्यान से, स्केलर को टेंसर कब कहेंगे, जब रैंक उसका क्या रहेगा, 0। सर ये क्या सर, रैंक तुम क्या बता रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। कोई बात नहीं मेरे बेटे, यहाँ पर कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ समझने का, ये तो हम ऐसे ही बता रहे हैं कि बच्चा यूट्यूब पर देख देख कर पागल होते रहता है, क्या हो रहा है, किस तरीका से हो रहा है, बाकी कोई काम का नहीं है, याद रखना इसको। अच्छा, एक चीज तो बस खाली रट लो, यहाँ पर करेंट स्केलर है, अगर टेंसर के टर्म में लिखना है रैंक 0, डायरेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी है। बाकी समय के साथ आप सीख जाएंगे, कोई घबराने वाली बात नहीं। पर तीसरा टाइप का क्वांटिटी नहीं है, याद रखें, टेंसर स्केलर भी हो सकता है, टेंसर वेक्टर भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये सब जो है, ये वाला, ये जो टेंसर क्वांटिटी बोले हैं, ये रैंक 2 का है, रैंक 2 का है। रैंक 1 का रहता तब तो भैया वेक्टर बोल ही सकते थे, ये सब क्या है, रैंक 2 का है। क्लियर, चले आगे। ओके, तो ये हमारा क्या था, वेक्टर और स्केलर को डिफाइन किए, पहला पार्ट खत्म। दूसरा हम लोग करते हैं क्या, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। दूसरा मेरा क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। चलो भाई, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर पे डिफाइन करते हैं। अच्छा, एक तो क्या होता है, ये दो तरीका से डिफाइन किया गया, एक तो सिंपल सा ग्राफिकल तरीका से डिफाइन किया गया, दूसरा क्या है, जैसे हम कैसे वेक्टर का कैसे पहचानेंगे, भाई वेक्टर को हम कैसे पहचाने कि क्यों वेक्टर है, कुछ तो उसका अलग पहचान होना चाहिए, कुछ तो अलग उसका पहचान होना चाहिए, तभी तो अलग से पहचानेंगे, हाँ भाई ये वेक्टर है। तो भैया कुछ नहीं बोला कि ए अगर वेक्टर है तो इसके माथे पर एरो रहेगा, हाँ बस ये वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्ट अगर माथे पर एरो है, इसको हम बोल सकते हैं क्या क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। सिंपल सा लॉजिक है, अगर माथा पर एरो है तो इस तरीका से क्या बोल सकते हैं इसको, ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, चाहे देखो क्या बी पर, क्या ये वेक्टर है, नहीं, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, ये नहीं है भैया। हाँ, क्या सी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। माथा पर एरो वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ध्यान से देखो, क्या एस एरो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ बिल्कुल है। अच्छा, वेलोसिटी के पावर एरो क्या वेक्टर क्वांटिटी है, हाँ है। क्या फोर्स ऐसे एरो दे वेक्टर क्वांटिटी है, बिल्कुल है। जिसके माथे पर एरो दिखाई दे, बस दूर से पहचान लिया, हाँ भाई ये वेक्टर है, भाई दूर से ही पहचान लेंगे कि ये वेक्टर है, दूर से पहचान जाएंगे कि ये क्या है, मेरा वेक्टर है। यहाँ पर माथा पर क्या दिखाई देना चाहिए, एरो दिखाई देना चाहिए, हम दूर से पकड़ लेंगे कि ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर है। अच्छा, किन किन प्रकार से आएगा वेक्टर, एक तो सिंबल देखो हम बता दे रहे हैं, एक तो सिंपल इस टाइप का आएगा, V का ऐसे रहेगा, F का ऐसे रहेगा, P का ऐसे रहेगा, एक कभी कभी आपको ऐसे आएगा, OA ए बी ऐसे भी रहेगा, बी सी ऐसे भी रहेगा, तो भी ये मान लेना ये वेक्टर है। एक तो कोई फिजिकल क्वांटिटी जैसे एफ क्या है, फोर्स, फोर्स के पावर एरो माथा पर है, तो हम मान लेंगे वेक्टर है। भी के पावर, वो पावर नहीं मतलब ऊपर एरो है, ये वेक्टर है। पी के ऊपर एरो है तो वेक्टर है। कभी कभी ऐसा भी दिखाई देगा, तो वेक्टर को पहचानने के लिए हमको बस यही दो चीज का इस्तेमाल करना है, एक इस तरीका से रहेगा। अच्छा, इसमें एक और लिख लो, आर ऐसे रहेगा, तो इसको भी वेक्टर क्वांटिटी ही कहेंगे। तो वेक्टर को पहचानने का तरीका बस सिंपल सा है, माथा पर एरो क्या होना चाहिए, माथा पर अगर एरो है आप आसानी से पहचान सकते हैं कि वो वेक्टर है, चेहरा दूर से ही नजर आएगा। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और आता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हाँ भैया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर।
वेक्टर क्वांटिटी। किसी भी वेक्टर को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं? सिंपल सा एक एरो से करते हैं। अगर ऐसा बना हुआ है तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, एरो, इस तरीका से एरो, जिसमें याद रखें ये वाला जो दूरी होगा, ये जो लेंथ होगा, ये वाला जो लेंथ होगा वो बताता है मैग्नीट्यूड को। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। क्या बताता है? मैग्नीट्यूड को। अच्छा भाई वेक्टर है तो वेक्टर के पास दो चीजें होगा, एक क्या होगा? मैग्नीट्यूड, और दूसरा डायरेक्शन। ये दोनों चीज बताना चाहिए। अरे फिर से रिपीट कर रहे हैं, एक वेक्टर है, वेक्टर के पास क्या क्या होना चाहिए? एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। अरे वेक्टर के डेफिनेशन में जाओ, क्या क्या होना चाहिए? वेक्टर कब डिफाइन होता है? जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसके पास डायरेक्शन हो, और ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन या लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा हो, उसी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। यहां पर देखिए ग्राफिकल कैसे करेंगे? एक एरो से, एरो है बना हुआ मतलब समझ जाएंगे वेक्टर। इसका लेंथ, इसका जो लेंथ कैलकुलेट होगा, इसका जो लेंथ कैलकुलेट होगा, ये वाला एरो का लेंथ, वो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। और ये जो एरो है, याद रखना लेंथ क्या बताएगा? लेंथ ऑफ एरो क्या बताएगा? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। अच्छा हेड ऑफ एरो क्या बताएगा? हेड ऑफ एरो, हेड ऑफ एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। डायरेक्शन यहां पर ऑफ वेक्टर लिख लो, यहां पर भी ऑफ वेक्टर। सिंपल सा, ध्यान से देखो। जैसे कोई भी वेक्टर को ग्राफ से पकड़ना हो कि ग्राफिकल टाइप का चीज हो, तो बस ये ऐसा दिख जाए उसको हम वेक्टर बोलेंगे। ऐसे दिखा ए भैया एक वेक्टर ए है, अरे अब तो ये तो जान ही गए ना कि ऐसे वेक्टर है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मान लो ऐसे दे दिया तो ये वेक्टर है। मान लो कोई एक वेक्टर बी है ऐसे, अरे ग्राफ से ऐसे ही बना सकते हैं। अच्छा बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा? जितना इसका लेंथ होगा। और डायरेक्शन किधर होगा? जिसका एरो का जिधर हेड रहेगा उधर डायरेक्शन होगा। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर रहेगा। इसका डायरेक्शन किधर है? इधर रहेगा। और इसका डायरेक्शन किधर है? इधर रहेगा। अरे भाई वेक्टर में दो ही चीज तो होता है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अब ग्राफ में देख लो, पहले चेहरा पहचानो, ग्राफ में कैसा दिया रहेगा तो हम वेक्टर मानेंगे। तो एक एरो, तीर, तीर वाला निशान। कौन सा निशान? तीर वाला। भैया एक एरो दे दो, बात खत्म। अच्छा वो एरो क्या क्या बताता है? तो एरो का जो लेंथ होता है वो मैग्नीट्यूड बताएगा, और हेड ऑफ एरो क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। हेड क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। क्या बात समझ में आ गया? क्या क्लियर है एकदम? चले आगे, कोई दिक्कत? तो ये क्या हो गया? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर आप ध्यान से देख लें, क्या बताए थे, क्या बताए थे, थोड़ा सा रिपीट देख लें क्या क्या था मेरे पास। हाँ देखे वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। क्या दोनों दो चीज हो गया? वेक्टर और स्केलर डिफाइन कर दिए, क्या रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डिफाइन कर दिए दोनों तरीका से। अरे भाई एक तो सिंपल लिखा हुआ मिलेगा चेहरा, उसको बोलेंगे। दूसरा क्या बोलेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर दो तरीका से, एक लिखा हुआ और सीधा एक ग्राफिकल फॉर्म में। दो फॉर्म में हमने किया, यहाँ पर देखो दो फॉर्म में किए। देखो भैया देखो देखो देखो, हाँ ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब आता है इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, इसको थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं। मैग्नीट्यूड, अच्छा दो चीज होता है वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड और एक होता है डायरेक्शन। एक क्या होता है? डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और एक क्या होता है? डायरेक्शन। अच्छा मान लिया जाए कि रिप्रेजेंट, रिप्रेजेंट ऑफ, रिप्रेजेंट ऑफ मैग्नीट्यूड, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड, ये वाला ऑफ हटा दो, रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ए अच्छा इस वेक्टर को मैग्नीट्यूड के अगर रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे? सिंपल सा डब्बा में बंद कर लो, ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। कोई भी वेक्टर है अगर उसका मैग्नीट्यूड देखना हो तो उसको डब्बे में बंद कर लो। इसका मतलब वो क्या दिखा बताना चाह रहा है कि हमारे पास सिर्फ मैग्नीट्यूड बचा, डायरेक्शन खत्म। कोई भी वेक्टर जैसे रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए,
ए वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो ऐसे, या फिर सिंपली माथा से एरो हटा दो तो भी ये रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, तो भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नीट्यूड को। जैसे एक एग्जांपल और, मान लो बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, इसका मैग्नीट्यूड लिखना है, तो क्या कर देंगे, सिर्फ डब्बे में बंद कर देंगे या फिर इसको सिंपली बी लिख देंगे। ये मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर को रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो दो चीजें होता है वेक्टर में, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा डायरेक्शन होता है। तो अगर मैग्नीट्यूड को हम ऐसे डब्बे में बंद कर दिए, इसका मतलब क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। क्योंकि देखिए बी वेक्टर लिखा हुआ है, इसके पास दोनों है, कौन कौन सा, एक मैग्नीट्यूड है और दूसरा कौन सा है, बोलो, डायरेक्शन है। तो इसमें जैसे ही हम डब्बे में बंद किया, डायरेक्शन गायब, डायरेक्शन गायब। अच्छा, कई बार यूज होने के लिए आएगा, अभी तो हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी तो हम लोग छोटा छोटा सा चीज पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, कोई बात नहीं, हम लोग धीरे धीरे ही सीखते हैं। तो मैग्नीट्यूड समझ में आ गया, क्लियर है। ऐसे ही डायरेक्शन, डायरेक्शन के लिए एक टर्म डिफाइन किया गया, डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर, क्या डिफाइन किया गया, यूनिट वेक्टर। हाँ भैया, ये यूनिट वेक्टर, ये डिफाइन किया गया डायरेक्शन के लिए। हाँ, तो ये याद रखें, यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, इसके अलावा एक इसका कोई काम नहीं है। डायरेक्शन के लिए एक स्पेशल बंदा को ही बुला लिया गया, क्या भाई, तू सिर्फ और सिर्फ वेक्टर को डायरेक्शन के बारे में बताना। यूनिट वेक्टर को उठा के लाया गया। भाई किसी वेक्टर के पास दो चीज होता है, क्या क्या, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अगर रिप्रेजेंट करना है कोई वेक्टर को, बस डब्बे में बंद कर दो या ये लिख दो, खत्म। अच्छा, इसको करना है तो इसको देख लो, या तो डब्बे में बंद करो या तो सिंपली बी लिख दो। अच्छा, डायरेक्शन दूसरा क्या है, डायरेक्शन। डायरेक्शन को सिर्फ डिफाइन करने के लिए किसको लेकर आया, एक नया मेहमान को लेकर आए हैं लोग, क्या, यूनिट वेक्टर। कौन लेकर आया, बड़े लोग जो आप फिजिक्स बनाए होंगे आसान करने के लिए, डायरेक्शन। तो याद रखें, यूनिट वेक्टर इट ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। ये सिर्फ और सिर्फ किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। एंड इट्स मैग्नीट्यूड, एंड इट्स क्या होगा, एंड इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा। अरे बात समझ में आया, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 होगा। ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए किया गया है। अच्छा सर, इसको थोड़ा सा और समझाते हैं, चलो देखो। हाँ भैया, ये अलग है, इधर आप समझा रहे हैं यूनिट वेक्टर को, इट्स मैग्नीट्यूड 1। अच्छा, जैसे मान लो कि हमारा कोई वेक्टर ए है, ए हमारा क्या है, कोई वेक्टर ए है। अच्छा, इसको ये कब डिफाइन होगा, इसके पास क्या क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा, इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, ठीक है, इसको नीचे लाते हैं। हाँ, यहाँ पर देखो, इसके पास क्या क्या होगा, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन, डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, ये डायरेक्शन ही तो हमको निकालना है, अब यहाँ पर डायरेक्शन को ही बात करना है। तो क्या करना होगा, ए वेक्टर और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्या होगा, मैग्नीट्यूड यहाँ पर ए वेक्टर का, ये मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अच्छा, कोई भी वेक्टर कब डिफाइन होगा, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताया हुआ हो, तभी ए वेक्टर डिफाइन होगा। निकालना क्या है, डायरेक्शन। अच्छा, डायरेक्शन को ही दूसरा नाम क्या बता दिया गया, यूनिट वेक्टर। क्या बता दिया गया, यूनिट वेक्टर। तो यहां पर याद रखें, डायरेक्शन को ही दूसरा नाम क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर भैया ये रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन बोलो चाहे यूनिट वेक्टर बोलो। अच्छा, ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए का मैग्नीट्यूड डब्बे में बंद कर दो, अरे ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड डब्बा में बंद कर दो। और यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का एक नया तरीका आया, माथा पर टोपी पहना दो, टोपी पहना दो इसको। ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्शन। क्या, डायरेक्शन। अरे भैया दो चीज होता है, डायरेक्शन निकालना, मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं ए वेक्टर का,
मॉड में बंद करके। अब यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? यूनिट वेक्टर तो आ गया, किसका यूनिट वेक्टर है? ए का। क्यों, कैसे पता चला सर आपको? अरे भैया डायरेक्शन है, किसका था डायरेक्शन? ए का। तो यूनिट वेक्टर, डायरेक्शन यूनिट वेक्टर सेम है। क्यों, क्यों सेम है? यहां देखो, क्योंकि यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन। जहां भी डायरेक्शन होगा वहां यूनिट वेक्टर उसी वेक्टर का आएगा। तो डायरेक्शन यूनिट वेक्टर बराबर ये आ गया। अच्छा, ये यूनिट वेक्टर किसका? ए का ना। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है। तो बस माथा पे टोपी पहना दोगे, यूनिट वेक्टर डिफाइन हो जाएगा। और उसका फॉर्मूला क्या आया? कोई भी वेक्टर हो, उसका यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उस वेक्टर वो वेक्टर लिखो और उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिफाइन कर दो। ये हमारा क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा? यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। क्या कहानी समझ में आया? पहले बोलो, कहानी समझ में आया कि नहीं आया? सिंपल सा यूनिट वेक्टर, मैग्नीट्यूड आया, डायरेक्शन। अरे डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? ये अलग से लेकर आ गया एक नया बंदा, बार बार डायरेक्शन बोलने की जगह यूनिट वेक्टर को हम बात करेंगे। यूनिट वेक्टर किसको रिप्रेजेंट करेगा? डायरेक्शन को। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। क्या बात समझ में आया? क्या क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत? अच्छा, यहां से अब ये समझ में आ गया कि कोई भी वेक्टर अगर निकालना हो तो उसका मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर चाहिए। अच्छा, यूनिट वेक्टर क्यों चाहिए? क्योंकि यूनिट वेक्टर लिखो या फिर डायरेक्शन लिखो ए वेक्टर का, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर या यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, बात बराबर है। बात बराबर है। अच्छा, यूनिट वेक्टर का कैलकुलेट करने का तरीका यहां से आया, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए। ए वेक्टर अपॉन मॉड ए ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। हाँ ना बोलो, क्या बात समझ में आया? क्लियर? अरे आया कि नहीं आया? बोलो। तो ये सिंपल सा डिफाइन हो गया यूनिट वेक्टर। चलो जैसे मान लेते हैं, ऐसे देखो, थोड़ा सा और बताते हैं, ध्यान से देखो। जैसे मान लेते हैं कि कोई वेक्टर है 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट। अब यहां से हमको बोला इफ ए वेक्टर 5 न्यूटन ईस्ट देन फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर, निकाल कर बताना। अच्छा देखो, सॉल्व करके यहां से देखो आएगा क्या सॉल्यूशन, देखो। अच्छा, यूनिट वेक्टर ए वेक्टर का निकालना है, यही निकालना है ना यूनिट वेक्टर। तो क्या क्या करते हैं, जो वेक्टर है वो लिखो और उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड दो। अच्छा, ये वेक्टर ए कितना है? 5 न्यूटन ईस्ट। अच्छा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है? ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन था। तो आप यहां से 5 न्यूटन कैंसिल, आंसर क्या आ गया? ईस्ट। देखिए आंसर में भी डायरेक्शन आ रहा है, इसका मतलब यूनिट वेक्टर यहाँ डायरेक्ट, यहां से भी यूनिट वेक्टर बोल सकते थे भैया, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, तो यूनिट वेक्टर ईस्ट होगा। अरे यूनिट वेक्टर ईस्ट होगा। अरे बात समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, बात समझ में आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? चलो आगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन इस टाइप का कर लेते हैं, थोड़ा सा मजा आएगा। थोड़ा सा यूनिट वेक्टर, देखो लास्ट हमारा ये था यूनिट वेक्टर तक के डिफाइन करना। बस हम लोग लास्ट करके 2-3 सवाल ऐसे छोटा बहुत ले लेते हैं ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए यूनिट वेक्टर में। जैसे एक बात बताएं, एक वेक्टर है, मान लेते हैं एक वेक्टर है ऐसे 10 मीटर, ये लिखा हुआ है ईस्ट, ऐसे लिखा हुआ। अब यहां पर बताएं, क्या 1 मीटर ईस्ट को क्या यूनिट वेक्टर बोले यहां पर, या 1 ईस्ट को यूनिट वेक्टर बोले? यूनिट वेक्टर बोले, किसको बोले? क्या 1 मीटर ईस्ट को यूनिट वेक्टर बोले, या फिर 1 ईस्ट को यूनिट वेक्टर बोले? ये क्या हो गया सर, ये कैसे डिफाइन हो गया? ये कैसे डिफाइन हुआ? अगर आप ध्यान से यहां से सोचे तो आंसर देखो, न्यूटन न्यूटन कट गया, सिर्फ ईस्ट आया।
तो ऑप्शन में मेरा कौन सा सही होगा भैया? ये सॉरी ये सही होगा, ये गलत होगा, क्योंकि 1 मीटर हमेशा यूनिट वेक्टर जो डिफाइन किया गया है ओनली फॉर डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड कितना है 1। इसका कोई यूनिट नहीं है, मीटर या ये सेंटीमीटर, न्यूटन, इस तरह का चीज कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान रखें बार बार, हमेशा 1 मीटर ईस्ट यूनिट वेक्टर नहीं हुआ, एक ईस्ट, या पे सिंपल ईस्ट कहोगे तो यूनिट वेक्टर होगा। अच्छा चलो और देखते हैं थोड़ा छोटा छोटा क्वेश्चन। जैसे मान लेते हैं एक वेक्टर है 10 न्यूटन, मान लेते हैं कोई एक वेक्टर है। अच्छा ये वाला एक्स एक्सिस में है, किधर है? एक्स एक्सिस में है, ये 10 है, और इसको ए मान लो। कौन सा वेक्टर मान लो? ए वेक्टर मान लो, या ए मान लो। तो इसको ए वेक्टर, यहां से हमको ए वेक्टर निकालकर बताना है क्या होगा। एक ए वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड कितना दिया? 10 न्यूटन, और किसके लॉन्ग? एक्स में। किसके लॉन्ग? एक्स एक्सिस जानते होंगे, तो क्या लिखेंगे? अच्छा कोई भी वेक्टर लिखने के लिए क्या उसका मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन मतलब यूनिट वेक्टर चाहिए? तो क्या यहां पर हम ऐसे लिख सकते हैं 10 यूनिट वेक्टर क्या लिखेंगे? क्या प्लस एक्स एक्सिस या प्लस एक्स लिख दो, काम चल जाएगा? अरे हाँ ना बोलो, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं और कराते हैं, जैसे इधर एक्स मान लो, इधर वाई मान लो, और बहुत सारा निकालना है। फाइंड ए वेक्टर ऑफ फॉलोइंग, अरे क्या लिख दिए, ये अटपटा सा नया दुनिया। A4 ऑफ फॉलोइंग, पहला देखो ए वाला मान लो, ए वेक्टर ए है 20, दूसरा ये मान लो ए 30। अच्छा यूनिट कुछ भी ले सकते हो अपना मन से, यूनिट के टर्म में ही रहने दो, चाहो तो मीटर भी लेकर कर सकते हो, ठीक है। ये वाला सी 40 यूनिट मतलब अपना मन से यूनिट कोई भी, सेंटीमीटर, मीटर, ये वाला यूनिट वेक्टर वाला यूनिट नहीं है, ये अलग चीज है, ये यूनिट है। 20 सेंटीमीटर, 20 मीटर, कुछ भी ले लो। देखो कंफ्यूज मत हो भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? मीटर, ये मीटर, और ये भी क्या हो गया? मीटर हो गया। चलो ए वेक्टर पहले बताओ। अच्छा ए वेक्टर कितना लिखेंगे? 20, किधर है? ऊपर में कौन सा लिए हैं? वाई, तो यहां से क्या हो जाएगा? प्लस वाई की तरफ। तो कोई भी वेक्टर जब भी लिखते हो तो उसका मैग्नीट्यूड और साथ साथ डायरेक्शन लिखना बहुत जरूरी होता है। अच्छा यहां पर देखो ए वेक्टर लिखो, चलो 30 मैग्नीट्यूड है मीटर, 30 मीटर, अच्छा 20 मीटर होगा, यहाँ पर 20 मीटर है, 30 मीटर। अच्छा उल्टा है, इधर है x, तो इधर क्या हो गया? तो यहाँ पर लिखेंगे -x। अच्छा कई लोग बोल रहे होंगे कि सर, कई लोग बोल रहे होंगे कि सर ये x में आई कैप होता है, जे कैप होता है। भाई अभी ये 10 पास वाला को सिखा रहे हैं, अभी वहां पहुंचे नहीं। अभी तो हम नॉर्मल चर्चा कर रहे हैं कि कोई वेक्टर निकालते हैं तो उस वेक्टर को क्या क्या होना चाहिए? एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं। अच्छा सी वेक्टर में क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड लिखो, डायरेक्शन नीचे की ओर, नीचे मतलब -y, डायरेक्शन हो गया। क्या बात समझ में आ गया? क्या कहानी क्लियर हो गया? यूनिट वेक्टर समझ में आ गया? यूनिट वेक्टर ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, और जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1 होगा। क्लियर? अच्छा देखो आज थोड़ा सा अभी आज बोरियत टाइप का लगा होगा, थोड़ा सा ऐसे लगा होगा, लेकिन क्या करें अभी एक क्लास तक, और हालांकि अगले क्लास में न्यूमेरिकल थोड़ा थोड़ा आना स्टार्ट हो जाएगा, पर स्टार्टिंग में हम लोग को थ्योरी में ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि इसको भी छोड़ तो नहीं सकते ना कहीं ये भी हमारा काम का चीज़ है, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे हमारा काम आता ही है। तो आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, बाकी का मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय।